दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। क्रिकेट के जश्न में मौत का मातम। कहां तो आज हमने 18 साल के इंतजार के बाद विराट की आंखों में आए जीत के आंसू की कहानी बताने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन शाम को जब मैं महादंगल कर रही थी उसी वक्त बेंगलुरु में भगदड़ की खबर सामने आ गई। 11 लोगों की जान जा चुकी है। इन मौतों का कौन है जिम्मेदार? किसकी वजह से क्रिकेट के दीवानों की जान गई? कर्नाटक की सरकार और पुलिस सवालों के घेरे में है। जश्न का माहौल मातम में बदल चुका है। जनहित में आज हादसे के जिम्मेदार लोगों को एक्सपोज करेंगे, मांगेंगे जवाब, लेंगे हिसाब। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। जीत के जश्न में मची मौत की भगदड़ की करेंगे बात। कौन है मुजरिम, ये सवाल पूछेंगे। शाम 4 बजे का वक्त था। अपनी विजेता टीम की झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में प्रशंसक बेंगलुरु की सड़कों पर उतरे हुए थे। उस बेंगलुरु की सड़कों पर जो आबादी के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। मुंबई और दिल्ली के बाद जिस बेंगलुरु का नंबर आता है, उस शहर की सड़कों पर क्रिकेट के दीवाने बेमौत मारे गए। 18 साल बाद मिली आईपीएल की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। कल रात से ही बेंगलुरु शहर में दिवाली जैसा माहौल था। सरकार और प्रशासन को मालूम था कि आज लाखों की संख्या में भीड़ सड़क पर उमड़ेगी, लेकिन जो इंतजाम किए गए थे वो इंतजाम नाकाफी थे। विजेता टीम को देखने की आस में घर से निकले 11 लोगों की मौत हो गई। 33 लोग इस भगदड़ में घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सवाल यह है कि जिन लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार है कौन? किसकी लापरवाही से क्रिकेट के दीवानों की जान चली गई? क्या बेंगलुरु का सिस्टम इतना लाचार है कि इस भीड़ को संभाल नहीं पाया? कर्नाटक की पुलिस ने भीड़ को पहले ही कंट्रोल क्यों नहीं किया? पुलिस ने स्टेडियम के बाहर क्षमता से ज्यादा भीड़ क्यों जुटने दी? क्रिकेट के प्रशंसकों को स्टेडियम से दूर ही प्रशासन ने आखिर क्यों नहीं रोका? अगर भीड़ संभालने की क्षमता नहीं थी तो फिर कार्यक्रम की इजाजत क्यों दी गई? मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से कहा है कि उन्होंने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। सीएम का कहना है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ आएगी। 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जमा थे। सवाल यह है कि बेंगलुरु की पुलिस हाईटेक पुलिस मानी जाती है। बेंगलुरु की पुलिस के बारे में कहा जाता है वो तकनीकी तौर पर बेहद सक्षम पुलिस है। सवाल यह है कि पुलिस को अंदाजा क्यों नहीं लगा कि इतनी भीड़ जुट जाएगी और वो काबू में नहीं आ पाएगी। एक बार जश्न में मचे मातम की पूरी टाइमलाइन जनहित में आपके सामने रखते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। दोपहर 2:45 पर टीम एयरपोर्ट पहुंची। दोपहर करीब 3 बजे खिलाड़ी ताज होटल पहुंचे। 4:30 बजे खिलाड़ी विधानसभा पहुंचे। सीएम और राज्यपाल ने उनका स्वागत किया। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था और उसी दौरान शाम करीब 4 बजे का वक्त था जब बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों की भीड़ अचानक से उमड़ पड़ी। स्टेडियम के पीछे वाले गेट पर भगदड़ मची और लोग एक दूसरे को कुचलते रौंदते चले गए। बेंगलुरु की सड़कों पर भीड़ उमड़ी थी। सुरक्षा के नाम पर चंद पुलिस वाले यहां वहां भीड़ को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश में लगे रहे। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शाम 4:30 बजे विधानसभा में खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा था, तो उधर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों की संख्या में खड़े लोग अंदर जाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। इसी दौरान स्टेडियम के पीछे जो रास्ता कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन की ओर जाता है, वहां पर भारी भीड़ का जत्था पहुंचा। सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं थी। स्टेडियम के गेट नंबर 2A, 2B, 6A, 6B और 17 नंबर गेट पर भगदड़ के हालात बनने लगे। जब भीड़ ज्यादा हुई तो प्रशासन ने स्टेडियम के गेट बंद कर दिए। लोग अंदर जाना चाहते थे। भीड़ दीवार पर चढ़ने लगी थी तो पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज भी शुरू कर दिया। भीड़ पर पुलिस के इसी लाठीचार्ज ने लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागने लगे। कुछ लोग दब गए, कुछ लोग बेहोश हो गए। भगदड़ में बैरिकेडिंग भी टूट गई।
स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ की खबर से विधानसभा में मौजूद खिलाड़ी अनजान थे। उधर स्वागत सत्कार चल रहा था, इधर स्टेडियम के बाहर चीख पुकार मची हुई थी। बेंगलुरु स्टेडियम के बाहर जो कुछ हुआ उसकी गवाही वहां से आई तस्वीरें दे रही हैं। अब एक एक करके आपको भगदड़ के वक्त का वीडियो दिखाते हैं, जिससे आपको घटना की भयावहता का अंदाजा हो जाएगा। चिन्नास्वामी स्टेडियम में खौफनाक मंजर की ये अलग अलग 6 तस्वीरें हैं। ये 6 तस्वीरें महज ट्रेलर हैं। फैंस के सैलाब का जो समंदर आज चिन्नास्वामी के बाहर आया था, उसमें ना जाने कितनी तस्वीरों का आना भी बाकी है। जश्न मनाने आए फैंस के घरों में मातम छा गया। चिन्नास्वामी से आई एक एक दर्दनाक तस्वीर लापरवाही की कहानी बयां करती है। पहली तस्वीर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जब जुटी हुई थी, जिनमें कई लोगों ने आरसीबी की जर्सी पहनी हुई थी। आरसीबी की जर्सी पहना हुआ शख्स दूसरे शख्स को कुचलता रौंदता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आप देख रहे हैं। ऐसे न जाने कितने फैंस को भीड़ ने आज रौंद दिया, न जाने कितनी मौतें इस तरह दम घुटने से होती चली गईं। दूसरी तस्वीर पर आते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस की जो भगदड़ मची, उसमें कई लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए हैं, जिन्हें कर्नाटक पुलिस कंधे पर लाद कर अस्पताल ले जा रही थी। पुलिस घायलों को ले जा रही थी। हालात इतने भयावह थे, उसके बावजूद फैंस का जमावड़ा चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर नजर आ रहा था। अब तीसरी तस्वीर देख लें। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हालात कितने बिगड़ गए थे, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, उसकी गवाही देती हुई। कर्नाटक पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर उतरना पड़ गया। एसडीआरएफ की टीम भी चिन्नास्वामी के बाहर घायल फैंस की रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई। जिस शख्स को एसडीआरएफ लेकर जा रही है, उसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शख्स कितनी बुरी तरह से भीड़ की चपेट में आया, बेसुध है पूरी तरह से। और ये चौथी तस्वीर, चिन्नास्वामी में भगदड़ से मौत और घायलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था। स्टेडियम के बाहर एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, घायलों को एम्बुलेंस में लादकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पांचवी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की बताई जा रही है। जिन घायलों को ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं मिली, उन्हें वहां मौजूद लोग ही सीपीआर देते नजर आ रहे थे। कहां तो जश्न मनाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन जिंदगी की एक एक सांस बचाने की नौबत वहां पर आ गई। छठी तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जूते चप्पल बिखरे हुए पड़े दिख रहे हैं। गेट के बाहर लोग चप्पल जूतों को ढूंढकर शायद अपनों की पहचान में जुटे हुए हैं। इस स्टेडियम पहुंचे न जाने कितने लोग अपनों से बिछड़ चुके हैं, कितनों ने न जाने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौत की जो भगदड़ मची, उससे ठीक पहले का मंजर भी आप देखिए, जिसने इस पूरी भगदड़ की स्क्रिप्ट लिखी। चिन्नास्वामी स्टेडियम खिलाड़ियों के पहुंचने से पहले ही खचाखच भरा हुआ था। बाहर मौजूद कई भारी संख्या में फैंस अंदर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षाकर्मी गेट पर उन्होंने ताला लगा दिया, फिर फैंस धक्का देकर गेट खोलने में लग गए। कई फैंस पेड़ पर चढ़कर दीवार फांदकर स्टेडियम में घुसने की कोशिश करते हुए भी दिखे। हालात नहीं संभले तो कर्नाटक पुलिस ने फैंस पर लाठीचार्ज कर दिया। भगदड़ की तमाम तस्वीरों को देखने के बाद आपको घटना की भयावहता का अंदाजा हो गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने हादसे पर दुख जताया है। लेकिन अब इसको लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूछा है कि बिना तैयारी के कार्यक्रम का आयोजन सरकार ने क्यों करवाया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से कहा गया है कि भगदड़ की घटना दिल दुखाने वाली है। राज्य सरकार की विफलता की वजह से लोगों की जान गई है। राज्य सरकार ने जश्न को लेकर कोई ठोस तैयारी नहीं की थी। सरकार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की ओर से कहा गया है, राज्य सरकार आरसीबी की जीत का श्रेय लेने में जुटी थी। खुद सीएम ने जश्न के लिए खुला निमंत्रण दिया, लेकिन जमीन पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। सरकार ने भीड़ को लेकर कोई योजना नहीं बनाई थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो बचाव में कांग्रेस नेता और बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष राजीव शुक्ला कैमरे पर आए। ये कहते हुए बचाव किया कि ऐसी घटना कहीं भी हो सकती थी। स्थिति है कि कार्यक्रम समाप्त हो गया है, कार्यक्रम बंद कर दिया गया है
और सब लोग इसमें जो डैमेज कंट्रोल इसमें लगे हुए हैं। सर इंतजामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं सर। इंतजामों को लेकर सवाल तो उठेंगे, लेकिन वो जो है किसी को उम्मीद नहीं थी किस तरह की घटना हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तो यहां तक कह रहे हैं कि इस मामले पर वो राजनीति नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने अब से कुछ देर पहले बेंगलुरु हादसे की तुलना महाकुंभ हादसे से करके विवाद को बढ़ा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। बेंगलुरु भगदड़ की सीएम सिद्धारमैया ने महाकुंभ से तुलना की है। ऐसी घटनाएं कई जगह हुई हैं, ये बोल रहे हैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। हादसे पर नई राजनीति को हवा दी जा रही है बीजेपी की ओर से, ये बातें भी उनकी ओर से की गई हैं। महाकुंभ से बेंगलुरु भगदड़ की तुलना की है मुख्यमंत्री ने। एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा करने की होती है, उसमें वो पूरी तरह से जब फेल रहे तो महाकुंभ से तुलना करके अपने आप को बचाने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर की जा रही है। यहां तक गिना रहे कुंभ मेले में 50-50 लोगों की मौत हुई। अब जरा सोचिए, एक सीएम जब मौत के आंकड़े इस तरह से गिरने लगे तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। ऐसी घटनाएं कई जगह हुई हैं, लेकिन जब यह सवाल पूछा जाएगा कि लाखों की तादाद में जब भीड़ वहां पर इकट्ठी हो रही थी तो पुलिस प्रशासन क्या वहां पर सरकार की सेवा में लग गया था? क्या वहां पर सरकार की सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई क्योंकि खिलाड़ी सीधे विधानसभा पहुंचकर आप लोगों से मुलाकात करने वाले थे? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल सिद्धारमैया ने महाकुंभ हादसे से बेंगलुरु में हुई भगदड़ की तुलना की है। और इतना ही नहीं, बेंगलुरु की सड़कों पर सिस्टम की लापरवाही से 11 लोगों की मौत पर जब सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो किस तरह से मुस्कुरा रहे थे। एक मुख्यमंत्री जिसके राज्य के, क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं के हैं जिनकी जान गई है, जो लोग जख्मी हुए हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो वहां पर वो भी मुस्कुराते हुए दिखे और उनके बगल में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है बेशर्मी से ये भी मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि हमारे नेताओं की संवेदनशीलता कहां मर जाती है, क्योंकि मौत के मातम में अगर मुख्यमंत्री मुस्कुराता है तो इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। राज्य सरकार की यह पूरी जिम्मेदारी थी कि अगर आप भी आरसीबी के जश्न का हिस्सा बन रहे हैं तो अपने नागरिकों को पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएं। जब एक मुख्यमंत्री ही इस तरह का बचाव करने लगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पारदर्शी जांच, जो जवाबदेह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और जो बड़ी बड़ी बातें मौजूदा वक्त में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की ओर से कही जा रही है, क्या वो वास्तव में हो पाएगी या सिर्फ लीपापोती की जाएगी। लेकिन 11 लोगों की मौत का हिसाब सरकार को, प्रशासन को और जो आयोजक हैं उनको देना ही होगा और जवाबदेही जिम्मेदारी तय करनी होगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए राजनीति के उस खालिस मैदान पर आपको लेकर चलते हैं जिसमें शब्दों की मर्यादा लगातार टूट रही है, इस तरह के आरोप हैं। अब बात नरेंद्र सरेंडर ब्लंडर की। नरेंद्र सरेंडर तो आपने 4 साल पहले भी सुना है और कल से फिर सुन रहे हैं, लेकिन इसमें ब्लंडर शब्द हमने क्यों जोड़ा है आप पूरी खबर देखकर समझ जाएंगे। यह खबर हम 3 खबरों के रेफरेंस से शुरू करने वाले हैं। 23 मई को हमारी खबर थी कि जब देश के सारे राजनीतिक दल मिलजुल कर एक ही मिशन पर विदेश में हैं, तो ऐसे में युद्ध विराम को लेकर घर में सियासी गृह युद्ध करना क्या इन राजनीतिक दलों को शोभा देता है। 26 मई को हमने पूछा था, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का क्रेडिट इंदिरा गांधी को जाता है, ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी का कॉल था, तो क्या उनको थोड़ा सा क्रेडिट देने पर भी इतनी जलन। 27 मई को हमने कहा था, ऑपरेशन सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक है, इसमें प्रेम चोपड़ा सरीखे डायलॉग बीच में नहीं लानी चाहिए, इससे गलत मैसेज जाता है, आतंक के खिलाफ देश की लड़ाई कमजोर हो जाती है। लेकिन सियासत अपनी गति से चलती है, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या, बस वही समझें। आज की मुख्य सूचना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को खारिज कर दिया गया। एक तरीके से संसद 21 जुलाई से मॉनसून सत्र में ही बैठेगी। ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, पाकिस्तान, अमेरिका पर विपक्ष को जो पूछना है तब तक विपक्षी दलों को रुकना होगा। अभी देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर निर्भर करता है कि उसे नरेंद्र सरेंडर शब्द तब तक क्या दोहराते रहना है या फिर बंद कर देना है। 5 साल पहले राहुल गांधी ने ही नरेंद्र सरेंडर शब्द को इंट्रोड्यूस किया था, तब संदर्भ गलवान का था। राहुल आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के आगे सरेंडर हो गए, अब संदर्भ ऑपरेशन सिंदूर का है। और कल ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अमेरिका से एक फोन पर बातचीत करते ही सरेंडर हो गए। सेना अच्छी भली युद्ध जीत रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर पाकिस्तान के सीज फायर को मान लिया गया। राहुल किसी एक लाइन को पकड़कर आज पूरी कांग्रेस ने नरेंद्र सरेंडर बोलना शुरू कर दिया।
लेकिन बीजेपी भी चुप नहीं बैठी। बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया, कांग्रेस के इतिहास के पन्ने खोल दिए और कांग्रेस सरकारों के सरेंडर का बाकायदा एक कैलेंडर जारी कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र को सरेंडर बताकर कांग्रेस सेना के शौर्य का, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान कर रही है। वहीं राजनीतिक भूल भी कर रही है जो उसने 2016 और 2019 में पाकिस्तान पर स्ट्राइक के सबूत मांगकर किए थे। बीजेपी के नैरेटिव को इन 3 तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं। बीजेपी कह रही है कि 6-7 मई की रात सेना ने 9 आतंकी अड्डे तबाह किए, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा। इसे सरेंडर कैसे कह सकते हैं? 7-8 मई को पाकिस्तान में भीतर तक ड्रोन अटैक किए, इसे सरेंडर कहना क्या सेना का अपमान नहीं है? 9-10 मई को सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। दुनिया इसे पराक्रम मान रही है। कांग्रेस क्या इसे सरेंडर कहना चाहती है? कल ही पाकिस्तान ने 18 पन्नों के डॉजियर में कबूल किया कि भारत ने उसकी आशंकाओं से कहीं ज्यादा भीतर तक घुसकर मारा और पाकिस्तान पर 20 नहीं बल्कि 28 बड़े हमले किए। सरेंडर शब्द पर बीजेपी सवाल लेकर और आगे बढ़ी। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना क्या सरेंडर है? पाकिस्तान में 28 जगह सटीक हमले करना क्या सरेंडर है? एक हमले में 100 आतंकी मार देना क्या सरेंडर है? युद्ध जीतते हुए सीज फायर मान लेना क्या सरेंडर है? पाकिस्तान का हुक्का पानी रोक देना क्या सरेंडर है? ये तमाम सवाल आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से दागे गए हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उसने प्रधानमंत्री मोदी पर उंगली उठाई है, ना कि देश की सेना पर। कांग्रेस कह रही है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर को या सेना को सरेंडर नहीं बताया, उसकी नजर में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि देश को यह जानने का हक नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रोक दिया गया। देश को क्यों नहीं बताया जा रहा है कि सीज फायर को लेकर अमेरिका का दबाव था या नहीं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद 10 से 12 बार दावे कर चुके हैं। ये युद्ध उन्होंने ही रुकवाया है। कांग्रेस पूछ रही है कि अगर कश्मीर मामले में अमेरिका को मध्यस्थ नहीं बनाया है तो यही बात सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर आखिर क्यों नहीं बोल देती है? कांग्रेस ने नरेंद्र को सरेंडर कहा तो बीजेपी ने भी सिर्फ बोलकर जवाब नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस के सरेंडर का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि 1947 में मुस्लिम लीग की जिद पर देश की 1/3 जमीन छोड़ना सरेंडर था। 1948 में कश्मीर का एक हिस्सा छोड़ देना सरेंडर था। जब कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, 1962 में चीन के आगे क्या क्या सरेंडर नहीं किया गया, क्योंकि बड़ी तादाद में चीन ने हमारी जमीनें कब्जाई थी। 1960 में सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया, यह सरेंडर था। 1965 में जीता हुआ हाजीपीर दर्रा सरेंडर किया गया। 1965 में भी पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। और उसके बाद 1971 में 93,000 युद्धबंदी थे, फिर भी पीओके सरेंडर क्यों किया गया? 1971 में पाकिस्तान से 54 सैनिक हिंदुस्तान के जो थे उनको वापस ना लेना भी सरेंडर था। ये बीजेपी के कांग्रेस के ऊपर आरोप है। 1995 में एक फोन पर परमाणु परीक्षण रोक देना सरेंडर था। 2008 में 26/11 के हमले पर बदले की कार्रवाई ना करना सरेंडर था। 2011 में आतंक को पूरी तरह कंट्रोल करने से इनकार भी सरेंडर था। नरेंद्र को सरेंडर बोलना और जयशंकर को जयचंद के बाद अब पराजय शंकर बोलना, यह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत का नेक्स्ट लेवल है। विमानों की गिरने की गिनती पूछने वालों को पहले ही पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज मिल चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर तक फिर भी सब ठीक था। टकराव 10 की शाम से हुआ, जब सीज फायर का ऐलान भारत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। और तब से अब तक ट्रंप 12 बार बयान दे चुके हैं, 10 बार क्रेडिट ले चुके हैं, 2 बार पलट चुके हैं, लेकिन लगातार वो इससे पीछे नहीं हट रहे। अब आपको दिखा देते हैं सरकार और विपक्ष में टकराव आखिर कहां-कहां है। विपक्ष का आरोप है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में युद्ध रोका। सरकार कह रही है भारत पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था। विपक्ष का सवाल है पीओके ले सकते थे तो युद्ध विराम क्यों मान लिया? सरकार कह रही है ऑपरेशन आतंकवादियों पर कार्रवाई तक ही सीमित था। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर में भारत के राफेल जेट भी गिरे हैं क्या? सरकार कह चुकी है ऑपरेशन सिंदूर में किसी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है। विपक्ष का आरोप है विदेश मंत्री ने दुश्मन को हमले की पूर्व जानकारी दी। सरकार कह चुकी है कि जयशंकर ने
पहले नहीं, हमले के बाद में सूचना की बात कही। विपक्ष का सवाल है, पाकिस्तान को लेकर संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही सरकार? सरकार का कहना है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑन है। नरेंद्र सरेंडर। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। क्यों दबाव में आए, क्यों पाकिस्तान की हाथ में आई गर्दन को छोड़ दिया, किससे डर गए? जब लॉकजाम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? क्यों नहीं जवाब देते? शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? एक बार में निर्णय हो जाता कश्मीर का भी, लेकिन फोन आ गया। आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं। कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही कहा था कि जब पाकिस्तान अपनी संसद का विशेष सत्र बुला सकता है तो यहां ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इस पर बीजेपी की ओर से हमला कर सवाल पूछा गया है, क्या कांग्रेस के हैं वाकई सवाल या फिर वो पाकिस्तान के खातिर इस तरह के सवाल पूछ रही है। 10 मई को सीजफायर को लेकर अमेरिकी दबाव से सरकार कई बार इनकार कर चुकी है। कई बार स्पष्टता दिया जा चुका है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का भारत के डीजीएमओ को फोन आया था, तभी सीजफायर हुआ है। 13 मई को एमईए के प्रवक्ता ने कहा जम्मू कश्मीर पर किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी मंजूर नहीं है। 19 मई को विदेश सचिव ने कहा भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पूरी तरह से द्विपक्षीय था। 22 मई को विदेश मंत्री ने भी कहा सीज फायर पर सीधे भारत पाकिस्तान में ही बातचीत हुई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं शशि थरूर, यूएन में लंबे वक्त काम कर चुके हैं, विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश नीति के बड़े जानकार हैं। इस वक्त डेलीगेशन लेकर अमेरिका में मौजूद हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस के शशि थरूर ने ही डोनाल्ड ट्रंप के मीडिएटर होने के दावों को खारिज किया था। वो बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। We have enormous respect for the American presidency and we will speak with that respect in mind, but broadly speaking, our understanding is a bit different. We had consistently said from the very beginning on May 7th that we are not interested in prolonging conflict. This is not the opening salvo in some sort of war. All it is retribution against the terrorists, period. If Pakistan had not reacted, we would not have reacted. That would have been the end of that. Pakistan, we had already said stop. So if there was any persuasion by the American president or his senior officials, it would have been persuasion of the Pakistanis. They would have had to be persuaded. We don't need to be persuaded because we don't want war. We want to focus on development. That's the basic message. शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, उनकी ओर से यह बयान दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो सवाल है वो बिल्कुल इसके इतर है। वो मानने को नहीं तैयार, न अपने नेताओं को, न सरकार के दावों को, न सेना के दावों को। हालांकि ये पार्टियों का विशेषाधिकार है कि वो किस पर विश्वास करे और किस पर ना करे। राहुल गांधी ने जो नरेंद्र सरेंडर कहा है उस पर, शशि थरूर ने जो कहा उस पर भरोसा करें, इसमें कोई ब्लंडर नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि अगर इसी तरह की सियासत जारी रही तो पाकिस्तान से पूरे देश को एकजुट होकर जो लड़ना था, क्या उसमें कमी आएगी? ये सवाल सोचना होगा। और अब भारत के जवाब में पाकिस्तान ने जो टीम अमेरिका भेजी है उसका हाल भी दिखा देते हैं। पाकिस्तानी टीम की पहली परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई है। इस टीम के नेता हैं बिलावल भुट्टो, बड़बोले नेता हैं। बिलावल ने अमेरिका पहुंचकर भारत के खिलाफ मुंह खोला और वैसे ही उनकी जबरदस्त धुलाई भी हो गई, टाइम नहीं लगा।
बिलावल पहले ही कूटनीतिक मैच में औंधे मुंह कैसे गिरे हैं, यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। तस्वीर नंबर 1, वॉशिंगटन डीसी में शशि थरूर के नेतृत्व वाली टीम इंडिया। तस्वीर नंबर 2, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में बिलावल के नेतृत्व वाला पाकिस्तानी डेलीगेशन। वैसे तो इन दोनों तस्वीरों में कोई तुलना हो ही नहीं सकती। कहां तो विदेश मामलों में महारथी शशि थरूर और कहां आतंकियों के बोल बोलने वाले बिलावल भुट्टो। कल तक सिंध की दरियाओं में हिंदुस्तानियों का खून बहाने की बात करने वाले बिलावल भुट्टो आज शांति के मंच यानी यूनाइटेड नेशन में नजर आए। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान को शांति के मंच पर जगह देना ही सवालों में है। इन सवालों को सही साबित करने में बिलावल ने देर भी नहीं लगाई। पहले यूनाइटेड नेशन में बिलावल का विलाप सुनिए। India launched illegal strikes within Pakistan in violation of the UN Charter, in violation of international law. They targeted civilian infrastructure, they targeted religious worship places. पाकिस्तान का ये पूर्व विदेश मंत्री ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में मारे गए आतंकियों को आम नागरिक बता रहा है। मारे गए आतंकियों को इनकी सरकार और सेना राष्ट्रीय सम्मान दे रही थी। जिन आतंकी ठिकानों को भारत ने तबाह किया उसे धार्मिक स्थल करार देकर बिलावल खड़ियाली आंसू बहा रहा है। भारत की कार्रवाई में मारे गए आतंकियों के लिए दहशतगर्दों ने शोक सभा रखी थी। शकूर में हुई इस आतंकी जमघट में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी समेत कई टॉप कमांडर थे, जिनकी मेजबानी में पाकिस्तानी हुकूमत जुटी हुई। लेकिन दहशतगर्दों की वकालत करने गए बिलावल यहीं नहीं रुके। इसके बाद बिलावल ने भारत के खिलाफ मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेला। You cannot take on terrorism. You cannot combat terrorism if you're going to use it as a political tool. A political tool to demonize the Muslims within your own country, a political tool to demonize the Muslims in Indian-occupied Kashmir, and as a political tool to demonize your neighbor. बिलावल के बयान के बाद सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। वहां मौजूद पत्रकार ने बिलावल को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई और मौके पर ही बिलावल के धार्मिक उत्पीड़न के दावे का पोस्टमार्टम कर डाला। Let me start with a statement you made today, saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. ये सुनते ही बिलावल भुट्टो के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। पत्रकार की बात को उन्होंने पूरा भी नहीं होने दिया और पत्रकार की हां में हां मिलाने लगे। As far as the operation is concerned, you're absolutely right. भारत ने 6-7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। देश को ऑपरेशन की जानकारी देने वाली 2 महिला अधिकारियों में कर्नल सोफिया कुरैशी थी। पाकिस्तान में कहां-कहां आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया, ये भी कर्नल सोफिया ने ही बताया। धार्मिक कार्ड खेलकर बिलावल भुट्टो भारत के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा करने की कोशिश में, लेकिन बिलावल को शायद जानकारी ना हो। पाकिस्तान में जितनी मुस्लिम आबादी है, करीब उतनी ही भारत में भी है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात दयनीय हैं और भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित है। भारत की जो 7 डेलीगेशन टीमें दुनिया भर में गई, उनके 59 सदस्यों में से 11 मुसलमान हैं, जो दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। Pakistan is the epicenter of Takfirism, and there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. डिप्लोमेसी से लेकर रणनीतिक मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है, उससे वो सहमा हुआ है। सिंधु समझौता स्थगित होने के बाद पाकिस्तान में पानी का संकट गहरा गया है। बिलावल ने गिड़गिड़ाते हुए ये बात भी बताई। The most recent front that India has opened in the context of this crisis is the weaponization of water.
the violation of the Indus Water Treaty by the Indian government must be condemned across the board. We cannot allow this precedent to be set. The mere threat to cut off the water supply for 200 million people is a violation of the UN Charter. सिंधु समझौते के लिए गिड़गिड़ाने वाला यही बिलावल भुट्टो है जिसने सिंधु में हिंदुओं का खून बहाने की धमकी दी थी। भारत पहले ही साफ कर चुका है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान भले ही दुनिया भर में घूम घूम कर कितने ही घड़ियाली आंसू बहा ले, लेकिन भारत साफ कर चुका है। अब बात सिर्फ आतंक और पीओके पर ही होगी, यानी पाकिस्तान पर हर तरह की स्ट्राइक जारी रहेगी। पाकिस्तान का चरित्र ही रहा है हमेशा झूठ बोलने का। वैसे कहां डॉक्टर थरूर और बैरिस्टर ओवैसी और कहां ये बिलावल को थोड़ा भी इल्म होता कि भारतीय डेलीगेशन में 11 मुस्लिम थे तो मुंह खोलने से पहले वो 10 बार सोचता। इससे ये भी पता चलता है कि कूटनीति और विदेश नीति तजुर्बे से समझ में आती है, सिर्फ सूट बूट पहनकर चेहरा चमकाकर कुछ भी बोल देने से नहीं आती है। वैसे देश के भीतर भी गद्दारों की कोई कमी नहीं है। कैसे कोई इंसान जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर सकता है। बीते कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों से जासूसों की गिरफ्तारी की खबरें लगातार आ रही हैं। पिछले महीने पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, गुजरात में दर्जन भर पाकिस्तानी जासूस पकड़ लिए गए। कल भी मैंने 2 जासूसों के पकड़े जाने की जानकारी आपसे साझा की थी। अब आज पंजाब के मोहाली से एक और जासूस गिरफ्तार हुआ है। गद्दारों का यह गैंग कितना बड़ा है, अब इसका पता लगाना है। लाल पगड़ी वाले जिस शख्स को पकड़कर पुलिस लेकर जा रही है, ये तस्वीरें देखिए, उसका नाम जसबीर सिंह है। कोर्ट में पेशी के वक्त ले जाने के दौरान बड़ी ही बेशर्मी के साथ जसबीर हाथ से विक्ट्री साइन दिखा रहा है। इसने देश के साथ गद्दारी की है, देश की खुफिया जानकारी जुटाकर चंद पैसों के लालच में दुश्मन तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इसकी बेशर्मी देखिए, अपने किए पर शर्मिंदा होने की बजाय ये पेशी के वक्त जाते हुए कैमरा देखकर विक्ट्री साइन दिखाता है। जसबीर सिंह यूट्यूबर है और जान महल नाम का यूट्यूब चैनल चलाता है। पंजाबी में वीडियो अपलोड करता है और इसका कनेक्शन उस ज्योति मल्होत्रा के साथ भी है जिसे पिछले महीने हिसार में गिरफ्तार किया गया था। जसबीर सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और ये पिछले साल दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग वाले कार्यक्रम में शामिल भी हुआ था। तब पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले वीजा अधिकारी दानिश के बुलावे पर ये लोग कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तब ज्योति ने इसके साथ वीडियो भी बनाया था। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद से ही जसबीर रडार पर था। पिछले साल का ये वीडियो देखकर लग रहा है दोनों की पहली मुलाकात है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से घुल मिल कर ये लोग घूम रहे थे, लग रहा था कि सालों से एक दूसरे को जानते हैं। ABP न्यूज को जो जानकारी मिली है कि जसबीर 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। उसके मोबाइल से कई पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। ISI एजेंट शाकिर उर्फ जट रंधावा के संपर्क में था। पाकिस्तान ट्रिप के दौरान इसे VVIP ट्रीटमेंट मिलता था। पाकिस्तान का इसका एक वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में जसबीर पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन पर वहां के पुलिस वालों से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मिल ऐसे रहा है जैसे बरसों की जान पहचान हो। शक इसी से पुख्ता होता है कि एक यूट्यूबर को भला दुश्मन मुल्क में इस तरह का VVIP ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। शक है कि वीडियो ब्लॉग बनाने की आड़ में जसबीर जासूसी का काम कर रहा था। फिलहाल कोर्ट में पेशी के बाद इसे 3 दिनों के लिए पुलिस की रिमांड में भेजा गया है, जहां पुलिस उससे पूछताछ करके जासूसी के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करेगी। जसबीर सिंह पंजाब के रोपड़ का रहने वाला है। रोपड़ के महलगांव में जसबीर का आलिशान घर जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी के बाद ABP न्यूज के रिपोर्टर सचिन उसके घर पहुंचे। घर में सन्नाटा है। पत्नी और बच्चे के बारे में बताया गया कि वो गांव में है ही नहीं। घर वाले और गांव के लोग जसबीर पर लगे जासूसी के आरोप को मानने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में रोपड़ जिले के रहने वाले जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया है पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन सेल ने। हम महला गांव है यहाँ रोपड़ जिले में, वहाँ का ये रहने वाला है जसबीर सिंह और ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर है जसबीर सिंह का। जो ब्लॉगर है, यूट्यूब पे वीडियोस डालता है, उसके वीडियोस जो हैं, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली ज्योति मल्होत्रा वो भी यूट्यूबर है, उसके साथ भी हैं और ये उसका अंडर कंस्ट्रक्शन घर है यहाँ महला गांव में।
वैसे बताया जा रहा है कि जसबीर सिंह 5 साल पहले ही नॉर्वे से लौट कर आए हैं। इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर टूर के बहुत से वीडियो हैं। पुलिस अब ये जानकारी जुटाने में लगी है कि इसने पाकिस्तानी एजेंट से क्या कुछ अब तक साझा किया है। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने सोशल मीडिया पर इसकी गिरफ्तारी की डिटेल जानकारी शेयर की है। पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम के जसबीर तक पहुंचने की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। पिछले महीने 11 मई को पंजाब पुलिस की एक टीम ने गजाला नाम की एक महिला को मलेर कोटला से गिरफ्तार किया था, जो पैसे लेकर पाकिस्तानी वीजा अधिकारी दानिश के लिए काम करती थी। इसके बाद पुलिस ने दानिश के संपर्क सूत्रों को खंगालना शुरू किया तो ज्योति मल्होत्रा तक हिसार पहुंच गई। परसों राजस्थान में शकूर खान को पकड़ा गया और फिर पंजाब पुलिस की स्टेट ऑपरेशन स्पेशल सेल की टीम ने जसबीर को पकड़ लिया। जासूसी केस में पंजाब से ये 8वीं गिरफ्तारी है। तो ये तो बात हो गई उन देश के गद्दारों की जो लगातार पाकिस्तान के लिए काम करते रहे और देश से पैसे इकट्ठे करते रहे, और ये सब कुछ हो रहा था पाकिस्तान के इशारे पर, उसकी जासूसी में। अब और कौन कौन से तार जुड़ने बाकी हैं, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि कई अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारियों ने यकीनन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं अब आपको बिहार की राजनीति में एक नए प्रयोग की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकने के लिए विपक्ष में गोलबंदी के प्रयास किए जा रहे हैं। शुरुआत ओवैसी की पार्टी AIMIM की ओर से की गई है। ओवैसी की पार्टी बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है। बिहार की राजनीति में अगर ऐसा होता है तो फिर फायदा किसे होगा, किसे नुकसान, और क्या वाकई में संभव है कि ओवैसी और तेजस्वी NDA के खिलाफ हाथ मिला सकते हैं? बिहार की राजनीति के इस नए ट्विस्ट को जनहित में समझने की कोशिश करते हैं। असल में MIM ने लालू परिवार को प्रस्ताव दिया है कि चुनाव में उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है। बिहार में ओवैसी की पार्टी के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की ओर से प्रस्ताव RJD को भेज दिया गया है। हालांकि RJD ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, कुछ बोला नहीं है। मौजूदा वक्त बिहार में जो सांप्रदायिक शक्तियां दंदना रही हैं और गद्दी पर बैठकर नित नए किस्म के अलगाववादी और घृणित और समाज को तोड़ने वाले फैसले किए जा रही है ये हुकूमत, तो इसको उखाड़कर फेंकना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ समाजी सौहार्द को बुरी तरह से बिगाड़ दिया है, तो इसके खिलाफ बिहार में कोई एक पार्टी नहीं है जो अकेले लड़ सके। तेजस्वी यादव जी बिहार के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। शोषितों, वंचितों, गरीबों, पीड़ितों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की भलाई की लड़ाई। और कोई आना चाहते हैं और कोई बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है, बाकी नेतृत्व तय करेगा। एक तरह से ओवैसी की पार्टी ने RJD को प्रस्ताव देकर यह बताने की कोशिश की है कि वो गैर NDA वोट बैंक को एकजुट रखना चाहती है। इसका एक सीधा सा मतलब ये भी है कि ऐसा करके पार्टी मुस्लिम वोटरों को संदेश दे रही है कि वो तो अपनी ओर से गठबंधन को तैयार है, करना ना करना लालू परिवार के हाथ में है। लालू यादव का ओवैसी से गठबंधन करना इतना आसान नहीं रहने वाला, और इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो कारण यह है कि लालू यादव अगर ओवैसी से हाथ मिलाते हैं तो सीमांचल की मुस्लिम राजनीति से RJD को हाथ धोना पड़ेगा, यानी सीमांचल के उस मुस्लिम बहुल इलाके में AIMIM का एक छत्र प्रभाव हो जाएगा। और कहीं न कहीं गठबंधन के प्रस्ताव भेजने के जरिए AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी की चाहत भी यही है। सीमांचल इलाके के मुस्लिम वोटरों पर RJD के साथ ही कांग्रेस की भी पकड़ है। इस इलाके से ही कांग्रेस के दो सांसद हैं। तीसरे पप्पू यादव, जो कि कांग्रेस के करीबी हैं, वो भी सीमांचल से ही आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ओवैसी को साथ लेने के लिए तैयार हो जाएगी, इसमें संदेह दिखाई देता है। बिहार के महागठबंधन में अभी RJD, कांग्रेस, VIP, CPI, CPM, CPI ML जैसी पार्टियां शामिल हैं। इसके अलावा पशुपति पारस की पार्टी गठबंधन के लिए वेटिंग लिस्ट में है। अब ओवैसी की पार्टी ने भी लालू परिवार के सामने गठबंधन की अर्जी लगा दी है। इसके बाद JDU MIM पर हमलावर हो गई है और पार्टी के नेता इसे ओवैसी का आत्मसमर्पण करार दे रहे हैं। 20 वर्षों में सौहार्द का हमने रिकॉर्ड काम किया है। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया इस बिहार के अंदर में जो धार्मिक उन्माद पैदा करेगा, उसकी जगह केवल जेल है, जेल है, जेल है। इस बार के चुनाव में बिहार का मुसलमान किस तरफ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस बार मुस्लिम बहुल सीटों पर मुसलमानों के वोट के 3 दावेदार हो गए हैं। दावेदार नंबर 1 RJD,
दावेदार नंबर 2 AIMIM, दावेदार नंबर 3 है जनसुराज। इसके अलावा एनडीए में जेडीयू और चिराग पासवान का भी कुछ मुस्लिम इलाकों में प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि इस बार मुस्लिमों के वोट को लेकर गोलबंदी की कोशिश की जा रही है और अपने अपने पाले में करने की ये पूरी तैयारी है। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17% है। बिहार में विधानसभा की 47 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इन 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% के बीच में है। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी ने सीमांचल इलाके में शानदार प्रदर्शन किया था। मुस्लिमों के वोट को अपने पाले में कर लिया। तब MIM के 5 विधायक चुनाव जीत गए थे, वो भी तब जब सिर्फ 20 सीटों पर ही MIM ने चुनाव लड़ा था। आरजेडी को लग गया कि ओवैसी का बढ़ता प्रभाव उनकी पार्टी को नुकसान कर सकता है, तो बाद में 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़कर MIM के विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। आरजेडी के जीते हुए 75 में से 8 विधायक मुस्लिम थे। आरजेडी के सहयोगी कांग्रेस को 4, माले को 1 सीट मिली थी। सबको चौंकाते हुए ओवैसी के MIM के 5 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे। एक मुस्लिम विधायक BSP से जीता था, जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और BSP के नेतृत्व से गठबंधन किया था। तब महज 20 सीटों पर लड़कर ओवैसी के 5 विधायक चुनाव जीत गए। इनमें से 14 सीमांचल की ही सीटें थीं। साल 2022 में लालू यादव ने ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया था। ओवैसी ये बात अब तक भूले नहीं थे। वो जब जब बिहार के दौरे पर जाते, इसका जिक्र करके लालू परिवार पर निशाना साधते। अब जब गठबंधन की बात चली है, तो लालू परिवार के बारे में ओवैसी के इन बयानों को भी जरूर सुनना चाहिए। आज आपने देख लिया कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया, इन बेईमानों को। मगर मैंने कहा था कि तेजस्वी, अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे को इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर MLA के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे तुम, क्योंकि तुम धोखे की सियासत करते हो। तुम में, मोदी में, नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं। मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक है। इनकी सोच एक है, इनके काम करने का तरीका भी एक है। कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे। अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे, इंशाअल्लाह होता है। 4 भागे तो 24 आएंगे, और जिन्होंने इनको भगाया, हम तुमको भगाएंगे बिहार में, इंशाअल्लाह होता है। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में लालू परिवार के खिलाफ बरसते रहे हैं। अभी पिछले महीने वो बिहार दौरे पर गए थे, तब लालू परिवार पर करारा प्रहार किया था। हालांकि गठबंधन के सवाल पर अभी ना तो ओवैसी ने कुछ कहा है और ना ही लालू यादव या फिर तेजस्वी ने, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ओवैसी के बढ़ते प्रभाव से बिहार में लालू परिवार असहज रहता है। बिहार के मुस्लिमों के बीच ओवैसी के बढ़ते प्रभाव की वजह से ही पिछले साल लालू और तेजस्वी यादव ने पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे को आरजेडी में शामिल कराया, जबकि शहाबुद्दीन परिवार से लालू परिवार की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन मुस्लिम वोट की चाहत में लालू परिवार ने शहाबुद्दीन परिवार को अपने साथ मिला लिया था। लोकसभा चुनाव के बाद पिछले साल बिहार में विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे, उसमें मुसलमानों ने बड़ी संख्या में जनसुराज के उम्मीदवार को वोट किया था। हो सकता है लालू परिवार और ओवैसी की पार्टी की लोकल यूनिट को अंदाजा हो गया हो कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो फिर विरोधियों को फायदा मिल जाएगा। विदेश के दौरे से लौटे ओवैसी से जब इस बारे में आज सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बिहार यूनिट पर बात टाल दी और यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि उन्हें भी जानकारी मीडिया से मिली है। बिहार का यूनिट अगर बातचीत कर रहा है, मैं भी मीडिया से सुना हूं, मैं तो कल ही आया, मेरे को नहीं मालूम, तफसील मैं लूंगा रात में। देखिए क्या होता है, देखेंगे। अब अगर ओवैसी और लालू हाथ मिलाते हैं तो उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा, ओवैसी को क्या नफा होगा, अब उसे समझते हैं। मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में ओवैसी का एक छत्र राज स्थापित हो सकता है। ओवैसी के उम्मीदवार को मुस्लिम और यादव वोट एक मुश्त मिल सकते हैं। बिहार की सियासत में ओवैसी की बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है। बीजेपी की बी टीम का जो टैग लगा है, उस टैग से ओवैसी को छुटकारा मिल जाएगा अगर ये गठबंधन हो जाता है, जैसा कि उनकी पार्टी चाहती है।
ओवैसी के महागठबंधन की एंट्री को लालू परिवार ग्रीन सिग्नल देता है तो फिर चुनाव के दौरान गैर एनडीए मुस्लिम वोटों की महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा गोलबंदी हो सकती है। लेकिन लालू परिवार को इसका नुकसान क्या हो सकता है, अब जरा वो भी समझ लीजिए। सीट बंटवारे में दिक्कत आ सकती है। कांग्रेस को समझाना आसान नहीं होगा। ओवैसी की कट्टर मुस्लिम वाली छवि से हिंदुओं की गोलबंदी एनडीए के पक्ष में हो सकती है। ओवैसी सीमांचल से बाहर आरजेडी को कुछ देने की स्थिति में नहीं है। ओवैसी बिहार के मुस्लिमों के बड़े नेता बन जाएंगे। आने वाले दिनों में वो मुश्किलें बढ़ाएंगे। एमआईएम ने गठबंधन का प्रस्ताव देकर लालू परिवार के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत चरितार्थ की है। अब गठबंधन के प्रस्ताव को सीधे सीधे आरजेडी नकारती है तो फिर मुस्लिम वोटरों के बीच ओवैसी विक्टिम कार्ड खेलकर महागठबंधन का नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। एमआईएम के जो हैं 5 विधायक चुनाव जीते। ये राष्ट्रीय जनता दल वाले ने एमआईएम को तोड़ करके 4 विधायक को जो है राजद में शामिल कर लिया। तो इसको अपना बेइज्जत होने का कहता है ना कि आदत लग जाता है। तो इनको शर्म नहीं है कि जो पार्टी 4 विधायक उनका तोड़ लिया आज उन्हीं के शरण में जा रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि इससे बड़ा बेइज्जती क्या हो सकता है। 4 महीने बाकी हैं बिहार में विधानसभा के चुनाव होने में। ऐसे में कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा राजनीति के मैदान में, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। और अब आज का जनहित मंत्र। इन दिनों कहीं बरसात हो रही है तो कहीं बादल लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। ऐसे में ये खास पंक्तियां, बारिश गिरी और कानों में इतना ही कह गई कि गर्मी किसी की भी हमेशा नहीं रहती। स्वभाव में विनम्रता बनी रहनी चाहिए और हमेशा होनी चाहिए। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।